हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है राधा कटोच और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरल साइंस फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। JKSSB एग्ज़ाम्स में हम कवर करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं। फाइनेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, आपके JKP कांस्टेबल के रिलेटेड एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें जनरल साइंस मेन कंपोनेंट रहता है। आपका फीमेल सुपरवाइजर्स का एग्ज़ाम रहने वाला है जिसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट साइंस को देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम जनरल साइंस को कवर करेंगे और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक नोटबुक साथ में रख लीजिए क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो डिटेल में हो लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स। हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस तरीके से आए थे वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक में क्या क्या ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती हैं और उस तरीके से हमने उसको कंटिन्यू करना है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझने के लिए ना बेटा बहुत बेसिक पे जाना पड़ेगा, वेरी बेसिक जैसे आपका होगा। सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, एक्स और वाई दोनों ऑफिस आते हैं और रोज़ सेम अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं। सेम अमाउंट ऑफ फूड ये भी खाता है और वाई भी सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। अब जब एक्स और वाई दोनों सेम खाना खाते हैं तो हमारे रिगार्डिंग क्या हुआ कि दोनों को सेम एनर्जी मिल रही है, दोनों सेम हिसाब से, क्योंकि दोनों में एनर्जी ठीक ठाक होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई बेशक सेम तरीके से खाना खा रहे हैं लेकिन एक्स में एनर्जी ज़्यादा है और वाई थोड़ा लेज़ी रहता है, जल्दी घर जाना है, छुट्टी चाहिए, मन नहीं है काम करने का। वहीं पे एक्स की बात करें तो फुली फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड है, अपने काम से काम रखना है, डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, हर चीज़ उनकी परफेक्ट होनी चाहिए। वाई के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो क्या सिर्फ फूड की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हम ओके हैं, हर चीज़ हमारी प्रॉपर है, फूड इनफ है हमारे लिए? ऐसा नहीं है। ये जो रीज़न है यहाँ पे ऑपोजिट रीज़न, एक रीज़न है इनके ऑल्टरनेट होने का, इनका ऑपोजिट होने का। वो मेन रीज़न ये है न्यूट्रिशन। मेन रीज़न है न्यूट्रिशन। हम खाना तो खाते हैं डेली बेसिस पे लेकिन अगर हमारा खाना न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है दैट मीन्स हमारा खाना हमें एनर्जी नहीं देता है। अगर हमारा खाना हमें एनर्जी देगा दैट मीन्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन बेसिकली आप लोगों ने समझना है, न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी जो हमें खाने से आती है। तो खाना तो कोई भी खाता है, हम कल का दाल चावल खा लें, आज का फ्रेश दाल चावल खा लें तो बॉडी में क्या किसी तरीके से न्यूट्रिशन में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। हम अगर कल 2 दिन पुराना चावल खा रहे हैं, 2 दिन पुराने राइस खा रहे हैं और आज के फ्रेशली कुक्ड राइस खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन में डिफरेंस मिलेगा। ये 2 दिन पुराना राइस हमें इतना बेटर न्यूट्रिशन नहीं देगा जितना बेटर न्यूट्रिशन हमें अभी वाला फ्रेश कुक्ड राइस देगा। लेकिन फूड में ये न्यूट्रिशन हम जो बात कर रहे हैं लगातार, न्यूट्रिशन ये आता कहाँ से है, ये होता क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इनसाइड इट? वो हल्दी जो हमने खाने में डाली वो न्यूट्रिशन है क्या? वो नमक हमने खाने में डाला वो न्यूट्रिशन है? हमने दूसरे मसाले यूज़ किए वो न्यूट्रिशन है? ऑयल यूज़ किया वो न्यूट्रिशन है? वाटर यूज़ किया वो न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर डालना। माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हम खाना बॉडी के अंदर डालते हैं। किसको डाल रहे हैं खाने में? न्यूट्रिएंट्स को। फर्दर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ये सुन लीजिए, हमने न्यूट्रिएंट्स अंदर डाले और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या थे? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपके खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, यानी कि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर।
ये हैं वो कंपोनेंट्स, ये हैं वो पार्ट्स जो न्यूट्रिशन को कवर करते हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे में, जो न्यूट्रिशन देते हैं बॉडी को, यानी कि इस वजह से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है। अब हमने ये खाना तो अंदर डाला, इनटेक कर लिया, लेकिन इस खाने ने किया क्या? ये खाना जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा तो ये खाना हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, यानी इसका यूज़ करेगी। यूज़ क्यों करेगी? क्योंकि हमें अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने हैं, यानी कि अलग अलग काम करने हैं। काम, हमारी बॉडी को ग्रो करना है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स अगर ढीले पड़ गए हैं, रिपेयर की ज़रूरत है, वीकनेस है, उनको ठीक करेगा। रिप्रोडक्शन में काम आएगा। नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स के आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन चलती रहती है, तो चलेगी कैसे? अगर रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? अगर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन का बेसिकली मतलब होता है एनर्जी, जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कहाँ से? फूड से। फूड कैसा होना चाहिए? फूड होना चाहिए फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। बासा खाना होता है, स्टेल फूड हम जिसको बोलते हैं, अगर 2-3 दिन पुराना पड़ा खाना हमने खाया तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, धीरे धीरे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेशली कुक्ड फूड में न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन हम क्यों बोलते हैं? न्यूट्रिशन मतलब उस खाने में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आपके पास फैट्स हैं उस खाने में, प्रोटीन्स उसमें मिले हुए हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वाटर हैं, तो हम उस खाने को एक प्रॉपर खाना बोल सकते हैं। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आपका सामने आता है जो आप अपनी पुरानी क्लासेस में, छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे, दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट। आप लंच करते हैं, लंच में आप राइस लेते हैं, आप दाल लेते हैं, आप रोटी लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, सैलड भी होता है, पानी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस इज़ कंप्लीट फूड। अगर हमारे खाने में ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब कुछ है, तो हम बोलेंगे कि हमारा खाना एक बैलेंस्ड डाइट है। अगर रोज़ जो पर्सन लगातार सिर्फ रोटी खा रहा है, ज़्यादा सब्जियां नहीं ले रहा है, ठीक है, बाहर से बॉटल में कुछ जैम या पिकल ले लिया, उसको खा लिया, डेली बेसिस पे अगर हम ये सब खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा। तो इस बैलेंस डाइट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी फुल ऑफ, हमारा फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिशन उससे मिले, वो सब। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? यहाँ से न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। हमने अभी तक बोला हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? हमें ग्रो करना है, हमें रिपेयर करना है, हमें रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है, हमारी बॉडी को डेवलप होना है, बॉडी के पार्ट्स को प्रोग्रेस करना है, हमें बीमारियों से बचना है, हमारे मसल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे दिमाग को एनर्जी मिलनी चाहिए, हमारी बोन्स मजबूत होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें, ये जो न्यूट्रिशन है, ये हमें देता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं आसपास हमारी, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आसपास से मिलती हैं, सराउंडिंग से मिलती हैं, और वही चीज़ें अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं अ केमिकल सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म obtains from its surroundings and uses as a source of energy for various metabolic processes of or biosynthesis like building tissues and organs। क्या बोल रहे हैं? यानी कि एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो हमें अपने आसपास से मिलते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है, क्योंकि ये ताकत हमारी बॉडी को इस्तेमाल होगी अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में। यानी कि जो भी चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर डालेंगे, तो बॉडी के अंदर इनमें छुपी हुई एनर्जी है वो बाहर निकालनी है, ताकि हमारी बॉडी उस एनर्जी का यूज़ कर सके। और साथ ही साथ अगर हमारे कोई टिश्यूज़, कोई ऑर्गन्स वीक हैं, उनको ज़रूरत है डेवलप होने की, तो वहाँ पे उनका प्रोसेस होगा बायोसिंथेसिस। न्यूट्रिएंट्स इसमें भी मदद करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद में हम ये जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। आप बॉडी के अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो बॉडी उस चीज़ को यूज़ करेगी। अब वो चीज़ें कैसी हो सकती हैं? या तो कभी कभी हम बॉडी के अंदर डालते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट्स, और कभी कभी हम बॉडी के अंदर डालते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सिंपल सी एक लाइन में बताऊंगी, जो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाके पच जाते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनको तोड़ना नहीं पड़ता, उनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता,
जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने खेत से सब्ज़ी निकालेंगे और वो सब्ज़ी कच्ची खा लेंगे? नहीं, हम उस सब्ज़ी को पकाएंगे, यानी कि उस सब्ज़ी का अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे उस सब्ज़ी को एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाना होगा, एक प्रोसेस होगा पूरा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सिंपल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर जैसे ही गए हमारे सेल्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको कोई केमिकली हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ठीक है, इनको पहले ग्लूकोज चढ़ा लो। ड्रिप उनको लग जाती है, ग्लूकोज उनकी बॉडी में जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट एनर्जी। कि अगर वो पर्सन सॉलिड फूड नहीं खा सकता, वो बेड पे लेटा हुआ है, उसको आराम की ज़रूरत है, उसकी बॉडी कोई खाना पचा नहीं सकती है, तो उसकी बॉडी में ऐसा खाना डालो जिसको पचने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्टली क्या देगा? एनर्जी देगा। हम खाना क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए तभी। तो अगर हम ऐसा खाना बॉडी के अंदर डालें जो डायरेक्टली एनर्जी देगा और जिसको फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एज इट इज़ बॉडी के अंदर यूज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट्स। यहीं पे इसलिए ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुई है। फिर हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। नाम ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, जिनको पहले डाइजेशन से गुजरना पड़ेगा। हमारी बॉडी में आपको पता है स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो भी पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो भी खाना हम खाएंगे उसको मैकेनिकली और केमिकली क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जब उसको वो सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा तब जाके हमारी बॉडी उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। और एब्जॉर्प्शन सेल्स को चाहिए, हमारी बॉडी के सेल्स को वो एब्जॉर्प्शन मिलेगी थ्रू ब्लड, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जब ये एब्जॉर्प्शन जाएगी, जब ये न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ये वाले न्यूट्रिएंट्स, तो इनमें छिपी हुई एनर्जी हमारे हर एक बॉडी के सेल को मिलेगी, और हमारी बॉडी को कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर एक प्रोसेस सही से हो पाएगा। तो हम यही बोल सकते हैं कि तभी जाके हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से कैरी ऑन होगा। ये थे आपके न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट के कौन से टाइप्स होते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद में इस न्यूट्रिएंट्स को फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझते हैं न्यूट्रिएंट्स को कैसे। देखिए, कोई चीज़ हम बहुत मात्रा में लेते हैं और कभी कभी कोई चीज़ हम थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं। दवाई हमें 1 चम्मच ही लेनी होती है, खाना हमें 1 प्लेट भर के खाना होता है। यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम नीड है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को कम मात्रा में है, मिनिमम नीड है। यानी कि नीड है लेकिन थोड़ी थोड़ी। इसी वजह से हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी बॉडी में डालते हैं वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डालते हैं। आपको खुद पता होता है, 2 रोटियों की भूख है तो आप 2 रोटी खाएंगे। हमारी बॉडी को पता है कि यार मुझे कितनी भूख लगी है, मैंने कितना खाना खाना है, यानी कि बॉडी को पता है कि अभी हमारी बॉडी को एनर्जी कितनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली चीज़ें यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम ही मैक्रो है। मैक्रो मीन्स बड़ा, इट मीन्स हमें ये कितने मात्रा में चाहिए? लार्ज अमाउंट्स में। कौन कौन से? 9 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी को ये काफ़ी मात्रा में चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये हैं वो 9 न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं फर्दर डिवीजन है 2 टाइप्स में। 1 इज़ मैक्रो, ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए, और एक होते हैं माइक्रो, नाम से पता लग रहा है, यानी कि स्मॉल अमाउंट्स और माइन्यूट अमाउंट में हमें लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिंक, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज एंड बोरॉन। इनकी मात्रा हमारी बॉडी में कम होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में हमने एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कुछ और क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स,
और एक और है नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये भी क्लासिफिकेशन, जैसे माइक्रो और मैक्रो आपने पढ़ा, वैसे ही एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को है। वी नीड देम फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बॉडी में नहीं है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो बाहर से लेने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी का अपोजिट, कोई ज़रूरत नहीं है इनको लेने की। नॉन एसेंशियल मीन ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स बोला एनर्जी तो देगा, फिर ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इट मीन्स वी डोंट नीड देम फर्दर। हमें उनको बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी भी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में हमारी बॉडी में है। इट मीन्स दैट इज़ वाई वी से कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमने एसेंशियल बोला क्योंकि ये बॉडी में मौजूद नहीं होते, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, इसलिए ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस इट फर्दर। अब बात करते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन की। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है? आप बचपन से क्लास में आपने अपनी पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। यानी कि न्यूट्रिशन ऐसी चीज़ है कि ये एनर्जी या तो आप बाहर से लाएंगे या तो आपको ये एनर्जी अपने से खुद बनानी पड़ेगी। या तो बाहर से आएगी, यू विल टेक एनर्जी, और यू विल मेक एनर्जी। आपको बनी बनाई एनर्जी चाहिए, या एक काम करेंगे, आप खुद एनर्जी अपनी बनाएंगे। तो मेनली जो एनर्जी है प्लांट्स में, जो ये न्यूट्रिशन है, प्लांट्स किसी से नहीं मांगते। ये कहते हैं हम अपनी एनर्जी, अपना फूड, अपना खाना हम खुद से बनाएंगे। इसीलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि खुद से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे, खुद अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन बनाएंगे, खुद अपनी बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इसका नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके, गैसेस का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके ये ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं जो एडिबल है, जो ये खा सकते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो ऐसा करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से होता है। वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू नो दिस थिंग दैट वो किससे होता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस अगर आप में से किसी को पूछूं तो आई एम श्योर आप बच्चे यही जवाब देंगे कि हाँ मैम, जब सनलाइट की मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेक देयर फूड, अपना खाना प्लांट खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? यूज़ ऑफ सनलाइट। ओके, लेकिन आई डोंट थिंक कि सिर्फ इतनी ही जानकारी होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। तो क्या बोला हुआ है? रेडिएंट लाइट एनर्जी से ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट इज द फूड मेड बाय द प्लांट्स। प्लांट जो खाना बनाते हैं, जो एडिबल है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो जो खाना बनाएगा वो खाना खा सकता है। इसलिए वो खाना क्या है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज द जनरल नेम ऑफ द फूड। जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसको हम जनरल लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। एनर्जी गिविंग है इसीलिए। अब एक और प्रोसेस है केमोसिंथेसिस, जहाँ पे लिखा है केमिकल एनर्जी से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनर्जी निकालते हैं, खाना बनाते हैं। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स
लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, क्या बनाना, लाइट की मदद से प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस वेयर organic compounds are manufactured inside the chlorophyll containing chloroplast using carbon dioxide water in the presence of sunlight। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जब हम अपने एटमॉस्फेयर, प्लांट्स अपने एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं, रूट्स के ज़रिए H2O को लेते हैं और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं, दैट खाना इज C6H12O6 प्लस। अब खाना बनाया है, इस रिएक्शन में कुछ वेस्टेज भी है जो निकलता है एंड दैट वेस्टेज इज ऑक्सीजन, दैट वेस्ट मटेरियल इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपल ये प्रोसेस प्लांट करते हैं क्योंकि उनको ये फूड चाहिए, ये फूड चाहिए उनको, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। ओके, ये है इसकी केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे भी लिखी है मैंने। तो सिंपली प्लांट अपना खाना जब सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे एक फुल फ्लेज डेफिनेशन। उसके बाद में क्या प्रोसेस है, सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, जो लीफ है, हमें ये भी पता है कि प्लांट का खाना कहाँ पे बनता है, पत्तों में बनता है। ग्रीन लीफ, जो हरे पत्ते हैं प्लांट के, उनमें खाना बनता है। लीफ जो होते हैं उनके सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करेगा, धूप की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। उसके बाद जो रूट्स में पानी है, क्योंकि हम पानी यहीं पे देते हैं, जो रूट्स में पानी है वो अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर 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 जाके पत्तों की वीन्स में जाएगा। वीन्स होती हैं ये जो आपको हल्की हल्की सी लकीरें पत्तों में नज़र आती हैं, उनमें जाएगा। ठीक है, इन लीव्स में जाने से वो सीधा वहाँ एंटर करेगा जहाँ पे क्या वो प्लांट्स लीफ को अपना खाना तैयार करना है। ठीक है, और ये रूट से ऊपर जो पानी जाता है ये किसकी मदद से जाता है, जाइलम टिश्यू की मदद से, जिनको हम फर्दर आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे इसका टॉपिक भी। बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि जाइलम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो पानी को लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये भी लीफ की वजह से ही लेंगे। पत्तों के निचले हिस्से में स्टोमेटा होता है, जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं स्टोमा, और प्लूरल आ गया स्टोमेटा, यानी कि एक पोर है तो स्टोमा है, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो स्टोमेटा है। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग्स क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर के लिए पुश करेंगी। लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, H2O भी आ गया, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो मीन्स लाइट भी वहाँ पे है। इसके बाद होगा कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो चाहिए था वो मिल गया है। लाइट मिल गई है, लाइट एनर्जी मिल गई है। ठीक है, हमारे पास H2O मिल गया है, हमें CO2 मिल गया है, तो अब प्लांट क्या करेगा, अपना खाना तैयार करेगा। वहाँ पे होगा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, और इस प्रोसेस के दौरान प्लांट जब अपना खाना बनाएंगे उस खाने को हम बोलते हैं ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज प्लांट के पार्ट्स यूज़ करेंगे और आधा स्टोर कर देंगे, और जो ग्लूकोज प्लांट स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्च। याद रखिएगा, जो खाना प्लांट में स्टोर हो जाता है, यानी कि उसी वक्त यूज़ नहीं होता, फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं कि थोड़ी देर बाद जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी फिर हम ये स्टोर्ड फूड खाएंगे, तो वो स्टोर्ड फूड को हम बोलते हैं स्टार्च। प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, ये आपका था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। हमने क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड में टू द लीव्स। फिर एक और टिश्यू है फ्लोम। फ्लोम के बारे में भी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फ्लोम क्या करता है, फ्लोम जो खाना बन गया, जो लीफ में खाना बन गया, उसको प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाता है। अब सिर्फ लीफ तो उस खाने को कंज्यूम नहीं करेगा ना, वो पूरे प्लांट के लिए खाना बना है, यानी कि प्लांट के हर एक हिस्से के लिए वो खाना जाएगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्लोम की।
उसके बाद मैंने आपको बोला स्टोमेटा के बारे में, प्लूरल है स्टोमेटा, अगर एक पोर है तो हम उसको बोलेंगे स्टोमा। ये क्या करता है, ये CO2 को अंदर आने में मदद करता है लीफ में, और जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन निकल जाता है, ये वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है, तो इसी के ज़रिए वो ऑक्सीजन उस लीफ से बाहर निकलता है। उसके बाद बात की क्लोरोप्लास्ट की, तो हमने बोला लीफ में मौजूद होते हैं, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसे पोर्स, इनके अंदर आपके पास छोटे छोटे ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं, अगर वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की मेन क्वालिटी हमने बचपन से यही पढ़ी है कि ये सन को क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। उतनी एनर्जी को ट्रैप करेगा जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपके पास बहुत क्लैरिटी से हर चीज़ बताई गई है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या बनाते हैं, शुगर। व्हाट इज केमिकल एनर्जी, सबसे पहले यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये बड़े बड़े आपको डाइस टाइप दिख रहे होंगे, और इनके अंदर ये छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के छेद हैं, ये आपके पास है क्लोरोफिल। ये सबसे पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, यानी कि सनलाइट से लाइट को ट्रैप करेंगे। फिर हमने बोला नीचे रूट्स होंगे, रूट्स के जरिए पानी ऊपर आएगा और कहाँ पे एंटर करेगा, इसकी वेन्स में। ये एक मेन वेन है, यहाँ से होते हुए वो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे एनर्जी ट्रैप हुई थी वहाँ पे वो भेजेगा। उसके बाद ये रहा लीफ का जो निचला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, वहाँ पे होते हैं स्टोमेटा के पोर्स। ये स्टोमेटा के पोर्स जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लीफ में आएगा, ठीक है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो यहाँ से आया, सनलाइट एनर्जी यहाँ से आई, वहाँ पे आपके पास बनेगा शुगर, और जैसे ही शुगर बनेगा वो लीफ से बाहर होते हुए हर उस बॉडी पार्ट में जाएगा प्लांट के जहाँ पे फूड की ज़रूरत है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बच जाएगा वो इन्हीं स्टोमा के पोर्स, स्टोमेटा के पोर्स के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज़ बहुत क्लैरिटी से बताई हुई है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट अंडरस्टैंड इट, इसको समझिएगा। टू फेज मैकेनिज्म सिर्फ समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट के तौर पे सिर्फ चीज़ों को समझो, यहाँ पे लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आप समझिए कि कैसे चीज़ें क्या होती हैं। जैसे ही आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, आप हर एक चीज़ को ऑटोमेटिकली जब ग्रैब करेंगे ना, फिर आपको हर एक सवाल का जवाब आ जाएगा। इस लेक्चर के एंड पे हम कुछ PYQ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपका लेक्चर और ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको याद अपने आप तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। अब आप एक स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले क्या होता है, जब सनलाइट आएगी वो सबसे पहले आके किस पे अटैक करेगी, H2O पे करेगी। सनलाइट चाहिए ही H2O के लिए, क्यों, ताकि हम इनको तोड़ें, H2 को अलग करें और ऑक्सीजन को अलग करें। यही ऑक्सीजन है जो बाद में वेस्ट के तौर पे प्लांट से बाहर निकलता है, और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर इनहेलिंग, ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन CO2 से नहीं निकलता। देखो यहाँ पे भी इसके पास ऑक्सीजन है, राइट, इसके पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं निकलता वेस्ट। ऑक्सीजन कौन सा वेस्ट निकलता है, जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप इज दिस। और जिस स्टेप में सनलाइट इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, उसी स्टेप को हम बोलते हैं ये वाली रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन। सिंपल सी चीज़ है, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले सनलाइट क्या करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यही ऑक्सीजन बाद में क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है ATP और NADPH, ये दोनों एनर्जी फर्दर जनरेट होती हैं, और इनकी मदद से बाद में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि अब हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, अब जो सनलाइट की मदद से ये चीज़ें निकली, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्दर मिलके बनाएंगी ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। और यही है आपकी दो रिएक्शंस, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, ठीक है।
यही था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती थी। स्टेप 1 में लाइट रिएक्शन है जो क्या करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के लाइट की मदद से, ठीक है, लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या करती है, वाटर को अलग, ऑक्सीजन को अलग करती है और हाइड्रोजन को अलग करती है। वो थी हमारे पास लाइट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। अब ऑटोमेटिकली जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन अलग हुआ और हाइड्रोजन अलग हुआ, वो प्लस ATP प्लस NADPH प्लस जो आपके पास CO2 था, ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं C6H12O6। ये रिएक्शन होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन। ये 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था इसका केमोसिंथेसिस। देखिए, केमोसिंथेसिस का सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जिस जगह पे सनलाइट नहीं पहुंचती, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही सनलाइट, जैसे डीप ओशन फ्लोर्स, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फ्यू ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो वाले कौन से, वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, केमोसिंथेसिस। क्योंकि हम इसको फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केमिकल्स की मदद से खाना बनाते हैं, ये केमिकल्स की मदद से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नॉट विद द हेल्प ऑफ लाइट बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केमोसिंथेसिस का, ठीक है। क्या बोला है, केमोसिंथेसिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑटोट्रॉफ। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन। अगर सनलाइट नहीं पहुंच रहा है तो ये दूसरा ऑप्शन है जहां पे वो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं जो इसके काबिल हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाना जानते हैं, लेकिन उनके पास सनलाइट नहीं है। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसकी मदद से बनाएंगे, हम केमिकल्स की मदद से खाना बनाएंगे। ये कुछ स्पेशलाइज्ड केमोट्रॉफ्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड यानी कि सिर्फ इन्हीं के पास ये एबिलिटी है कि केमिकल की मदद से ये अपना खाना बना सके, ठीक है। क्या करते हैं, ये केमिकल्स को ग्रैब करते हैं। ओशन फ्लोर में केमिकल्स होते हैं, उनको ग्रैब करते हैं और वहाँ पे जो CO2 होता है उस सब के साथ मिलके वो ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ से इनके पास बनता है ग्लूकोज प्लस कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो ये निकलते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, थियोबैसिलस, फेरोबैसिलस। एक एग्जांपल देती हूँ, वहाँ से आप इनको बेटर समझोगे। देखो, ये आपके पास एक ओशन फ्लोर है। ओशन फ्लोर में ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बोलते हैं मसल्स, ठीक है। और इसके साथ नेबर है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको बोलता है कि देख भाई, मैं खाना तुझे बना के दे सकता हूँ, बस शर्त इतनी कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे जगह दे दे रहने की। तो मसल्स एग्री करता है कि ठीक है, मैं तुझे जगह दे दूंगा, तू बस खाना बना दे। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये है वो केमोट्रॉफ, यानी कि इसी के पास वो एबिलिटी है कि केमिकल्स की मदद से ये अपना खाना खुद बना दे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो मसल्स के साथ है, तो ये क्या करता है, ये पानी में मौजूद डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली वाटर खुद, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो यहाँ से निकलता है C। मैक्सिमम जो केमोट्रॉफ्स होते हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट के पास मौजूद होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है, सी फ्लोर में ऐसी जगहें जहाँ से कुछ मिनरल्स निकल सकते हैं और इसी वेंट के थ्रू निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनसाइड द ये वाटर ये ऑन द सी फ्लोर, ये बनाते हैं हमारे पास शुगर, ठीक है। शुगर बन गया और इसका इस्तेमाल किसने किया, बैक्टीरिया ने भी और मसल्स ने भी। बैक्टीरिया का भी फ़ायदा और मसल्स का भी फ़ायदा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नॉट फोटोसिंथेसिस बट केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बट केमोसिंथेसिस, वाई केमोसिंथेसिस, क्योंकि केमिकल्स की मदद से ही उन्होंने क्या बनाया, खाना बनाया। ओके, ये केमिकल में से एक मिनरल इनको कहाँ से मिला, हाइड्रोथर्मल वेंट से। खैर, इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ प्लांट्स नहीं होते, ऑटोट्रॉफ्स कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया भी होते हैं। प्लूरल खुद बैक्टीरिया ही है, ठीक है।
बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट सनलाइट से नहीं बल्कि केमिकल से। ये मौजूद होते हैं डीप ओशन फ्लोर में, सी फ्लोर में मौजूद होते हैं जहाँ तक सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुँचती। ये था आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक, वो भी प्लांट्स में। ये आज हमारा लेक्चर था। आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखेंगे। आई होप आप सबको समझ आए, और फर्दर अगर आपको अच्छे से समझना है तो अभी नीचे पड़े हुए एमसीक्यूज़ को आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हमने ला के रखे हैं आपके लिए, जो आप देखें समझो और आप अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which mode of nutrition is found in green plants? Green plants means they have chlorophyll. If they have chlorophyll, that means वो कौन सा न्यूट्रिशन करेंगे? वो न्यूट्रिशन करेंगे ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स मैंने अभी अभी बोला जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं तैयार करते दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स। जो डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं दैट इज सेप्रोट्रॉफ्स। और जो दूसरे इंसान की बॉडी पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड रहेगा दैट इज पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हमने अभी बोला वो कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट ज़रूरी है। लाइट कौन कैप्चर करता है? लाइट कैप्चर करता है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन बॉडी में मौजूद होता है, ह्यूमन बॉडी में। मेलानिन हमारी स्किन में मौजूद होता है जिसकी वजह से स्किन डार्क होती है, ठीक है। और कैराटिन भी हमारी स्किन में मौजूद होता है, नेल्स में मौजूद होता है, हेयर में मौजूद होता है, ये उसको मजबूत बनाता है। इनमें से किसी का भी लेना देना फोटोसिंथेसिस के साथ नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। अभी अभी बोला, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नॉट रेस्पिरेशन, नॉट डाइजेशन, नॉट ट्रांसपिरेशन, बट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास ऊपर एग्जाम्स का नाम दिया हुआ है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि क्वेश्चन बहुत बेसिक होगा, लेकिन रटने से नहीं आएगा, समझने से आएगा, ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस रिलीज होती है? रिलीज मीन्स कौन सी गैस C6H12O6 के साथ बाहर निकलती है। तो हमें पता है जो बाहर निकलता है दैट इज वेस्ट, और प्लांट का वेस्ट एक ही चीज़ है, दैट इज ऑक्सीजन। तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑक्सीजन। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये निकालेंगे क्यों? ये तो बोलेंगे हमें और चाहिए, तो ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे। नाइट्रोजन उनको नहीं चाहिए डायरेक्टली, हाइड्रोजन उनको डायरेक्टली नहीं चाहिए, तो एक ही चीज़ जो उनको चाहिए दैट इज, एक ही चीज़ जो वो रिलीज़ करेंगे, जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है वो रिलीज़ करेंगे, छोड़ देंगे कि इसको छोड़ दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स फीडिंग ऑन डेड मैटर। अभी अभी मैंने ऊपर बोला जो डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड बॉडीज़ पे डिपेंड करते हैं, दैट इज सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अभी बोला अपना खाना खुद बनाते हैं। और सिम्बायोट्स, सिम्बायोट्स वो चीज़ होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी के साथ मिलके अपना खाना बनाते हैं, सिम्बियोसिस करते हैं, वो किसी दूसरे के साथ मिलके अपना खाना बनाते हैं, जैसे फंगी एंड एल्गी, वो अपना खाना मिलके बनाते हैं, वो डेड पे डिपेंड नहीं होते, डेड पे एक ही डिपेंड होता है, दैट इज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट आएगा इसका सही आंसर। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कसकटा किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कसकटा एक ऐसी, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, खुद कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है दैट मीन्स इसको खाना चाहिए बट अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो अपना खाना नहीं बनाएगा, यानी कि नो ग्लूकोज। नो ग्लूकोज होगा तो किसी से मांगेगा, यानी कि ये किसी और पे डिपेंड होगा, किसी और पे डिपेंड होगा। और कसकटा जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट पिचर प्लांट। आपने नाम सुना होगा पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है यानी कि ऑटोट्रॉफ है, लेकिन अगर
आसपास कोई इंसेक्ट घूम रहा हो और वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ जाए तो इस इंसेक्ट को भी खा लेगा, उस इंसेक्ट को भी खा लेगा। तो यहाँ से समझ आया, अगर इंसेक्ट को खाता है तो दैट इज पिचर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस। फूड प्रिपेयर्ड इज मेनली स्टोर्ड एज, अभी मैंने ये चीज़ बोली कि प्लांट्स अपना खाना जो बनाया जाता है उसको कंप्लीटली यूज़ नहीं करते, कुछ खाने को स्टोर करते हैं और स्टोर क्या करते हैं, वो जो स्टोर्ड खाना होता है हम उसको बोलते हैं स्टार्च। सिंपल कॉन्सेप्ट। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी वो एक लीफ डायग्राम बताई थी मैंने, लीफ डायग्राम के नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। एक और चीज़ होती है, ये एक्स्ट्रा पानी को भी बाहर निकाल देता है, बट दैट इज़ वो डिफरेंट टॉपिक है, तो उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना पूछा गया है कि स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है, और वो होता है लीव्स में। नेक्स्ट इज व्हाट इज पैरासाइट, मैंने अभी बोला पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, उस पे डिपेंड होगा, दैट इज दैट इज कसकटा। कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे की बॉडी पे ऐसे, मतलब एक प्लांट है और इसके ऊपर ऐसे 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 बेल बन के वो चिपकेगा और जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो इस वाली प्लांट से क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो दैट इज़ कसकटा। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो खाने के लिए इसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए सही आंसर विल बी कसकटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ आया हो। प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर जानकारी के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, आपको आगे की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, फर्दर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।